नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र मौर्य आप लोगों के साथ फिर आज उपस्थित हुआ हूँ हिस्ट्री के प्रश्नों के साथ। आज कल मैंने जो प्रश्न सॉल्व कराए थे उसमें से कुछ प्रश्न बाकी रह गए थे। आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री का वही प्रश्न सॉल्व कराऊंगा जो कल बाकी रह गए थे, ठीक है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं वही प्रश्न इस वीडियो में सॉल्व करा रहा हूँ जो मैं अपनी कम्युनिटी टैब में आई थिंक बिफोर टू टू वीक एगो, ठीक है, सॉरी दो सप्ताह पहले मैंने जो सब क्वेश्चन शेयर किए थे अपने कम्युनिटी टैब में, उन्हीं सब कम्युनिटी प्रश्नों को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो आप इस प्रश्न को अगर मेरे कम्युनिटी टैब से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आप इन प्रश्नों को पहले ही सॉल्व कर चुके होंगे। तो चलिए, हम कल अपना प्रश्न जो था वहां पे छोड़े थे ना, बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय, ठीक है, इन्हीं सब टॉपिक को हमने पढ़ करके समाप्त किया था। चलिए, उसके आगे आज हम प्रश्न करना चालू करते हैं। मैं उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप सत्येंद्र के गुरुकुल में हैं, तो गुरुकुल की परंपरा रही है कि अब उस गुरुकुल में प्रवेश करने से पहले बच्चे की उपनयन संस्कार की जाती है। तो हालांकि आप लोग भी स्टूडेंट हैं, तो गुरुकुल में प्रवेश करने से पहले फिर उपनयन संस्कार करा लीजिए। हमारा उपनयन संस्कार डिजिटल है, केवल लाइक और सब्सक्राइब करना होता है। तो देर किस बात की, अभी कीजिए सब्सक्राइब। चलिए, हम लोग करते हैं अपने पहले प्रश्न को सॉल्व। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, देखिए प्रश्न है, 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, उसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा था? देखिए, ये जो प्रश्न है इसमें टिक लगा हुआ है ऑलरेडी। ये प्रश्न हो सकता है जो टिक लगा वो गलत भी हो सकता है, ठीक है ना? मैंने नहीं लगाया है, ये आप लोग स्टूडेंट द्वारा लगाया गया है। तो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, मे बी कुछ भी हो सकता है। तो आप उसको चूज करके नहीं लगाएंगे, और आप अपने अनुसार अगर आंसर देना चाहेंगे इसका, तो आप कम्युनिटी टैब, मेरे जो ये चैट बॉक्स है उसमें आप अपने अनुसार आंसर देंगे। ओके, तो चलिए, तो बताइए आप इसका कौन सा प्रश्न ऑप्शन सही है? पहला पहला है विनायक दामोदर सावरकर, अकबर, औरंगजेब और लक्ष्मीबाई। ठीक है, इन सभी में से कौन से सही है ना? चलिए, आप बताइए कौन से सही है। मैं 5 सेकंड वेट करता हूँ। अगर आप लाइव जुड़े हुए हैं तो मुझे चैट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ओके, चलिए, हम मैं बताता हूँ इसका सही आंसर क्या है। विनायक दामोदर सावरकर। ओके, 1857 की क्रांति उन्होंने क्या कहा था? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था ना, इन्होंने ही कहा था सर्वप्रथम, इसके पहले किसी ने भी नहीं कहा था। मैं आपको इससे पहले कुछ तथ्य हैं जो मैं बताना चाहूंगा। जो 1857 के लगभग 50 साल के बाद 1907 में ये श्याम जी कृष्ण वर्मा, जो मैं अभी कल रिपीट किया था ना अपने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में, श्याम जी कृष्ण वर्मा के जो उनका जो इंडिया हाउस था ना लंदन में, उससे ये जुड़े हुए थे। ओके, विनायक दामोदर सावरकर उससे जुड़े हुए थे, उन्हीं के द्वारा जुड़े हुए। वहीं पे जब वो 1907 में वहीं पे थे, तो उन्होंने जो 1857 की क्रांति की अर्ध शताब्दी मनाने का निश्चय किया, और वहां पे जितने भी विद्यार्थी और जो लोग जुड़े हुए थे उस संस्था से, उन सभी के साथ, उन सभी के बीच में मिठाइयां बांटी गई, और जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसकी अर्ध शताब्दी मनाई गई। ओके, उसी समय इन्होंने इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक भी लिखा था, जो जिसे अंग्रेजों ने प्रकाशित होने से पहले ही बैन कर दिया था, परंतु उसके जो कुछ कुछ चैप्टर्स है ना, वो अलग अलग भाग में इंडिया में आकर के प्रकाशित हुए, फिर यहाँ पे आकर के उसे जोड़ करके एक बुक बना दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कौन है, विनायक दामोदर सावरकर। चलिए, हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई कौन? रानी लक्ष्मीबाई भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है। रानी लक्ष्मीबाई भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द हैं, ये किसने कहा था? ठीक है, ये किसका वक्तव्य है? ये एक अंग्रेज था जिसने कहा था। ओके, देखिएगा, ये प्रश्न जो इसमें ऑप्शन लगा हुआ है, इसमें से आप नहीं चूज कीजिएगा। हो सकता है ये ऑप्शन गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। तो आप इसका जवाब दीजिए। पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा औरंगजेब, तीसरा मेजर ह्यूरोज, और चौथा है शिवाजी। इन सभी में, चारों में से किसने कहा था? चलिए, तो मैं वेट करता हूँ 10 सेकेंड। आप अगर जुड़े हुए हैं मेरे साथ तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैट बॉक्स में। ओके, और हाँ, अगर मेरा वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी सब बेटर हो तो फिर थम्स अप करके मुझे बता दीजिए। ओके, चलिए, हम देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। जो रानी लक्ष्मीबाई थी ना, वह झांसी में नहीं, झांसी से वो क्या हुई, वहां पे पराजित हो गई थी। उस समय जो वहां का जो
सैनिक कमांडर था वो थे मेजर ह्यूरोज थे। मेजर ह्यूरोज इन्होंने ही रानी लक्ष्मीबाई को वहाँ पे पराजित कर दिया था। वहाँ रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े के साथ वहाँ से आई थिंक नागपुर में आ गए थे ना, नागपुर में। ओके, वहाँ पर जाकर के वहाँ पे जो सर ग्वालियर में आए थे, ग्वालियर में ना, वहाँ पर भी उन्होंने अपने घोड़े को एक अपने किले पर से कूदा दिया था। जब वो घिर गई चारों तरफ से तो वहाँ पे उनका देहांत हो गया था। तो लड़ती हुई मारी गई थी। बाकी सभी लोग और जितने भी उसमें क्रांतिकारी थे या तो पराजित हुए तो उम, ठीक है, मारे गए, परंतु सरेंडर भी कर दिया था उसमें बहुत सारे लोग या फरार हो गए, भाग गए। परंतु रानी लक्ष्मीबाई वीरतापूर्वक लड़ती हुई मारी गई थी। ओके, तो इसीलिए वो जो उस समय जो कमांडर था ना, ये मेजर ह्यूरोज, उसने कहा था ये क्या है, भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है, भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है, ऐसा इसने मेजर ह्यूरोज ने इन्हें कहा था। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह फैलने का सही क्रम क्या है? 1857 का जो विद्रोह है उसका फैलने का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम क्या है आप बताइए। मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, ठीक है, ऐसे क्रम है ना। ओके, कानपुर, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, और मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इन चारों में से कौन सा सही क्रम है? ओके, सही क्रम है ये, ऐसा डायरेक्टली बहुत सारे एग्जाम से पूछा जा चुका है ना। तो चलिए मैं वेट करता हूँ कुछ सेकंड। आप अगर आप लाइव हैं तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, ठीक है ना, ऐसे ये क्रम है। इसका सही क्रम हो जाएगा ए। ओके, मेरठ से ये 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। उसके बाद दिल्ली में, ओके, दिल्ली तक पहुंचा, फिर उसके बाद लखनऊ, फिर लखनऊ में कौन थी, बेगम हजरत महल थी ना, बेगम हजरत महल। ओके, फिर इसके बाद कानपुर में नाना साहब थे, वहां पहुंचा था ना। तो ये सही क्रम है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई किससे लड़ती हुई मारी गई थी ना। ये प्रश्न आप मुझे लगता है देख के ही बता देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चलिए बताइए, मेजर ह्यूरोज से, औरंगजेब से, सिंधिया से, और महाराणा प्रताप से, इनमें से कौन सा प्रश्न कौन सा ऑप्शन सही है, आप मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए आप जल्दी बताइए, फास्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेजर ह्यूरोज ना, मेजर ह्यूरोज से वह लड़ती हुई मारी गई थी, ठीक है ना। उसी उन्हीं ने उन्हीं जो मेजर ह्यूरोज था उसने ही रानी लक्ष्मीबाई को कहा था कि जो भारतीय क्रांतिकारी थे ना, उन क्रांतिकारियों में अकेली मर्द थी कौन, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। चलिए, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई किस स्थान से जुड़ी हैं ना। ये तो मुझे लगता है कि ऐसे ही बता देना चाहिए था ना आप लोगों को। चलिए बताइए, इसका जवाब क्या हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई इनमें से किस स्थान से जुड़ी हैं? झांसी, कानपुर, गोरखपुर, पटना, इन चारों में से कौन सा सही होगा? ओके, तो इसका सही जवाब हो जाएगा झांसी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ओके, चलिए, तो ये हो गया झांसी। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है किस कारण मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट वाक, ठीक है, लेफ्टिनेंट वाक और मेजर सार्जेंट को गोली मारकर हत्या कर दी थी? किस कारण ना, वो कारण क्या था जिसके कारण मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट वाक और मेजर सार्जेंट को गोली मारी थी? ओके, आई थिंक इसमें से मेजर वाक जो था वो मारा गया और सार्जेंट शायद चोटिल हुआ बहुत बुरी तरीके से। ओके, तो देखिए किस किस कारण था, वो कारण क्या था? कारण था सुअर की गाय, सॉरी, सुअर व गाय की चर्बी युक्त कारतूस ना। सुअर और गाय की चर्बी युक्त जो कारतूस था उसे पहले उसे माउथ से उसे ऐसे उसके ऊपर लगा होता था ना, उसे निकालना पड़ता था और निकाल के फिर फेंकना पड़ता था। तो जिस कारण से हालांकि जो बटालियन था उसमें पंडित ज्यादा थे, मतलब ओके, तो उन लोगों ने इसका विरोध किया जिसमें से मंगल पांडे ने बढ़ चढ़ के भूमिका निभाई, इन्होंने ही इसका अगवानी किया था। ओके, तो ये कारण क्या है, सुअर व गाय की चर्बी युक्त कारतूस। ओके, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था?
1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? प्रश्न है ऑप्शन है मेरठ से, गोरखपुर से, पटना से, लखनऊ से। चलिए इन चारों में से कौन सा सही है? आप मुझे कमेंट करके फटाक दे बता दीजिए। इसका 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था ना? काफ़ी फेमस एक प्रश्न है, लगभग हर वनडे एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। चलिए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मेरठ से ना? मेरठ से। हालाँकि जो ये थे ना, इसके बाद कौन हो जाएँगे? जो बैरकपुर में मंगल पांडे थे। हालाँकि मंगल पांडे ने जो कारतूस जो विद्रोह किया था वो बैरकपुर से किए थे, जो कहाँ पे बंगाल में है। परंतु इस विद्रोह की शुरुआत कहाँ से माना जाता है? मेरठ से माना जाता है ना? तो कहाँ से हुआ है? मेरठ से हुआ है। ओके, चलिए तो 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से। ओके, गोरखपुर से, पटना से बिल्कुल नहीं। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? मेरठ से। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति से कौन से व्यक्ति जुड़े हैं? 1857 की क्रांति से कौन से व्यक्तित्व जुड़े हुए हैं ना? पहला गांधी जी, दूसरा मंगल पांडे और सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। आप इसका कमेंट करके मुझे बताइए, मैं वेट करता हूँ ना। इसका सही जवाब हो जाएगा 1857 का क्रांति कौन से व्यक्ति जुड़े हैं? तो इसके गांधी जी तो बिल्कुल नहीं है। गांधी जी तो इसकी आई थिंक 50 साल बाद आएंगे ना। 50 साल नहीं है उनका। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 1869 में हुआ था। ओके, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल पांडे। ओके, मंगल पांडे जी 1857 की क्रांति से जुड़े हुए हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 1857 की क्रांति से मंगल पांडे जुड़े हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति पर लिखी गई पुस्तक द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग मिरर एरर हो गया है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे INDIA रहेगा ना। ओके, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर, यानी कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अभी मैंने जस्ट इसके ऊपर एक प्रश्न इसी पे सॉल्व कराया था, जिसमें विनायक दामोदर सावरकर जी के बारे में बताया था, जिन्होंने अर्ध शताब्दी मनाया था 1857 की क्रांति की 1907 में। कहाँ पे? लंदन में। ओके, चलिए हमारा अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह कब आरंभ हुआ था? 1857 का विद्रोह कब आरंभ हुआ था? हमें इसका क्या बताना है? डेट बताना है। आपको इसका डेट बताना है कि कब हुआ था आरंभ। चलिए तो फिर देर किस बात की, इसका डेट बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 मई 1857 को ना। 10 मई 1857 को ही यह जो 1857 की क्रांति थी उसका शुरुआत हुआ था। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, देखिए ये याद रखिएगा ना, 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था, ना कि बैरकपुर से। हालांकि बैरकपुर की घटना जो है इससे पहले ही कब हो गई थी? आई थिंक मार्च या फरवरी में हो गई थी ना। उसके 2 महीने के बाद यह 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, मेरठ से शुरू हुई थी। ओके, चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? चलिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, मैं इसका वेट करूंगा कुछ सेकंड। अगर आप लाइव है तो इसका कमेंट करके मुझे जवाब जरूर दीजिएगा। ओके, मैं 10 सेकंड इसका वेट करता हूं, आप मुझे बता दें।
चलिए आप मुझे इसका जवाब देते रहिए। लॉर्ड कैनिंग, पहला ऑप्शन क्या है? लॉर्ड कैनिंग, दूसरा है लॉर्ड क्लाइव और तीसरा है लॉर्ड माउंटबेटन और सिराज गोपालाचारी। तो इसमें से कई ऑप्शन तो आप ऐसे ही मुझे लगता है एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसमें से लॉर्ड क्लाइव काफी पहले आए थे ना, बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। और लॉर्ड माउंटबेटन तो आजादी के समय थे। ओके, आजादी के समय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलिए हम देखते हैं, हमारा जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ओके, 1858 में। और 1858 का एक एक्ट आया था ना, हालांकि 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? ये सॉरी, हाँ, भारत के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे ना। 1858 के एक्ट के तहत इनको अब भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ओके, भारत का गवर्नर जनरल बनाया था या वायसराय बनाया गया। ठीक है, वायसराय। ओके, तो ये रहेगा, ये हो जाएगा हमारा सही जवाब लॉर्ड कैनिंग। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? एक डेट है ना, एग्जैक्ट वो डेट याद रख लेना है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? चलिए बताइए। ये तो इसके लिए मैं कुछ सेकंड वेट करता हूँ, आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1600 ईस्वी बिल्कुल नहीं होगा। 1857 ईस्वी में मे बी। 1935 तो बिल्कुल नहीं होगा ना। 1947 में तो भारत आजाद हुआ था। तो इस तरीके से हम देखते हैं, इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 1857 की क्रांति, याद है ना? ठीक है, तो ये हो जाएगा 1857। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। इसमें कुछ कुरीतियां थी ना, जो भारतीय जो सनातन धर्म था उसकी कुछ कुरीतियां थी। वो उन कुरीतियों में से, जैसे शिशु वध प्रतिबंध, शिशु वध प्रतिबंध। यस राजीव रंजन जी, आपका आंसर 1857 सही है। ओके, चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिए। अब मेरा अगर आवाज पहुंच रहा हो, आवाज और वीडियो वीडियो क्वालिटी अगर अच्छी हो, तो मतलब समझने लायक हो, तो आप मुझे एक बार थम्स अप करके बता दीजिए, मेहरबानी होगी आपकी। ओके, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, शिशु वध प्रतिबंध और सती प्रथा 1829 में, दास प्रथा प्रतिबंध 1843 में, और इसके सामने संबंधित गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय दिए हुए हैं। तो उसमें से बताना है कि कौन से सुमेलित है, कौन कौन से सुमेलित है। हमें ये आप प्रश्न आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। प्रश्न यही है ना, पहला ए है, उसमें एक ठीक है ना, कुरीति दिया हुआ है, जैसे मतलब भारतीय सभ्यता में क्या थी, प्रचलित थी उस समय। ठीक है, और तो इसका शिशु वध प्रतिबंध, शिशु वध प्रतिबंध लॉर्ड वेलेस्ली के समय हुआ था, आपको बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें सती प्रथा प्रतिबंध विलियम बेंटिक के समय तो हुआ था, 100% सही है। दास प्रथा लॉर्ड एलन बरो, अच्छा चलिए दूसरा सही है ना। दूसरा अगर 100% सही है तो पहला तो नहीं होना चाहिए। ओके, पहला में कोई दो है नहीं। शिशु वध प्रतिबंध, देखिए सबसे पहले बच्चा छोटा होता है ना, फिर बड़ा होता है, उसके सबसे पहले शिशु वध प्रतिबंध पे लगाया गया था। ओके, फिर उसके बाद आई थिंक सती प्रथा। ओके, फिर दास प्रथा और लास्ट में नरबलि प्रथा लगाया गया था। ओके, उपरोक्त सही ना, सबका सब क्या है, सही है। ओके, थैंक यू, थैंक यू ब्रदर। ओके, चलिए ये हो जाएगा हमारा, इसका क्या हो जाएगा? अ, इसका क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? उपरोक्त सभी। ये जो ये याद रख लेना ना, चारों चारों को चारों ये डेट, डेट के साथ और उसके समय, जैसे हम मैं बताता हूँ आपका आपको। जैसे शिशु वध प्रतिबंध लगाया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के समय में, आई थिंक 1804 या 2-3 के आसपास ना, लॉर्ड वेलेस्ली के समय। ओके, मतलब मैं इसका डेट एग्जैक्टली, यस 1804 के आसपास है ना, 1802 या 4 के आसपास। ओके, एग्जैक्ट डेट हाँ 1804 ही, सॉरी इसमें लिखा हुआ 1804। ओके, तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय लगाया गया था, और उसमें लॉर्ड वेलेस्ली क्या था? अ, बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल था। ओके, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, चलिए तो ये हो जाएगा। चलिए, सती प्रथा प्रतिबंध विलियम बेंटिक के समय लगाया गया था। ओके, उस समय ये क्या थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे, और इसके बाद जब एक्ट आ जाएगा तो उसमें भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन जाएंगे। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, और ये नरबली प्रथा लॉर्ड हार्डिंग के समय लगाया गया था ना। और दास प्रथा
लॉर्ड एलनबरो, ठीक है, इसमें मैं कुछ ज्यादा ही बोल दिया, ऊपर नीचे, ठीक है, सॉरी इसके लिए। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, गुलामगिरी, काफी फेमस बुक है ना गुलामगिरी, पुस्तक की रचयिता कौन है, रचयिता? ओके, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? काफी फेमस बुक है, आप इसका मुझे जवाब दीजिए, ABCD। और ज्योतिबा बाई फुले, सॉरी ज्योतिबा फुले, गांधी जी, या तात्या टोपे, या लक्ष्मीबाई? आप इसका जवाब मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं देख रहा हूं आपका कमेंट। चलिए इसके लेखक कौन है, गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी एक क्या है, पुस्तक है। ओके, तो इसकी रचना इन्होंने किया था ज्योतिबा फुले ने किया था। यस, राजीव राजीव रंजन भाई, सही है आपका। ओके, आंसर क्या हो जाएगा, ए। काफी फेमस बुक है ना ये, इस बुक का नाम और राइटर याद रख लेना, हर एग्जाम में ऐसे डायरेक्टली जिसमें इतिहास पूछा जाता है ना, उसमें ये क्वेश्चन पक्का है ना, मतलब पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा रहता है इस पुस्तक का नाम। ओके, गुलामगिरी। हाँ, जैसे उसमें जो भारत में प्रचलित है ना, दास प्रथा प्रचलित था, छुआछूत, ओके, निम्न वर्ण, बोला था ना, निम्न वर्ण का दर्जा देता था हमारा जो समाज था। ओके, समाज में उन्हें छुआछूत के समाज से अलग रखा था, एक जात को ही ना। तो इस तरीके से ज्योतिबा बाई फुले उसी पे कटाक्ष मारते हुए यह गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखे हैं। ओके, तो याद रखना है ज्योतिबा फुले, आई थिंक इनका पूरा नाम ज्योतिबा बाई फुले है ना। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अ, गांधी जी तो बिल्कुल नहीं हुआ ना, तात्या टोपे बिल्कुल नहीं, लक्ष्मीबाई बिल्कुल नहीं। ओके, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला विधायिका, भारत की, यार ध्यान ध्यान से सुनिएगा, भारत की प्रथम महिला विधायिका, यानी कि महिला यानी कि कौन हो, स्त्री विधायिका, जो 1957 में, कब, 1957 ईस्वी में मद्रास विधान परिषद का सदस्य मनोनीत की गई थी, मनोनीत की गई थी ना। ओके, मनोनीत की गई थी, ना कि चुनी गई थी। तो याद रखिएगा वो क्या की गई थी, मनोनीत की गई थी, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, सॉरी, हाँ हाँ, ब्रिटिशर्स के द्वारा ही। ओके, तो पहला है श्रीमती मुथुलक्ष्मी रेड्डी, और श्रीमती इंदिरा गांधी, और एनी बेसेंट, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा ये काफी, इसका मुझे जवाब मैं चाहता हूं आप इसका खुद जवाब देना। ओके, इसका जवाब आप खुद दीजिए, इलिमिनेट कीजिएगा कि कौन कौन सा हो सकता है, कौन कौन सा नहीं हो सकता है, और मे भी जिसका आप नाम ना सुने हो वही क्वेश्चन, वही वाला ऑप्शन सही हो जाए। तो मैं इसका वेट करता हूं कुछ सेकंड। नो, देखिए इंदिरा गांधी तो देश आजाद होने से बाद हुई थी ना इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी तो होगा नहीं। नो रजनी जी। ओके, चलिए देखिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। आप इंदिरा गांधी का नाम सुने होंगे, इंदिरा गांधी आजादी के बाद बनी थी ना, कब, आई थिंक 1971-72 में, तो वो जब लगा था ना, वो क्या बोलते हैं, आपातकाल, तो उसमें इंदिरा गांधी थी ना, तो इंदिरा गांधी थी, तो इसलिए तो ये होगा नहीं ना। इसमें बोला गया है कब, प्रथम महिला, आजादी से पहले भी नहीं बताया गया, परंतु ठीक है मैं बताता हूँ। इसकी आंसर क्या हो जाएगा, श्रीमती मुथु लक्ष्मी रेड्डी, श्रीमती मुथु लक्ष्मी रेड्डी। ओके, रेड्डी, श्रीमती मुथु लक्ष्मी रेड्डी, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। ओके, तो ये इसका इनमें से कोई फोर तो होगा नहीं ना, फोर नहीं है, ठीक है ना। मेरा प्रश्न जो सेट करने का मतलब होता है, सिखाने का मतलब होता है, ना कि आप लोगों को टेस्ट लेना होता है, बिल्कुल ना। तो मैं इसीलिए प्रश्न को जब भी सेट करता हूँ तो अपने अपने मैं खुद बुक को पढ़ता हूँ, और बुक को पढ़ने के बाद उसमें से प्रश्न मुझे लगता है कि शेयर कर देना चाहिए, तो फिर शेयर कर देता हूँ। मेरा प्रश्न शेयर करने का मकसद केवल सिखाना होता है, ना कि आपका टेस्ट लेना या फिर और वगैरह। ओके, तो इसीलिए मैं अक्सर जब प्रश्न डालता हूँ तो कुछ 2-3 ऑप्शन ऐसे डाल देता हूँ कि जो आप आसानी से एलिमिनेट कर सकें। ओके, अगर आपको नहीं भी प्रश्न आ रहा होगा, जवाब आ रहा होगा, तो आप बिल्कुल शर्मिंदा बिल्कुल ना होइएगा। ओके, आप अगर आपके आँख अगर नज़र के सामने से एक बार प्रश्न गुज़र जा रहा है, तो आपको भी फिर ऐसा प्रश्न आएगा, तो आप आसानी से उसको ट्रिक कर जाएँगे। अगर नहीं भी ट्रिक करेंगे तो 2-3 ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट कर देंगे, हाँ, ऐसा लग रहा है कहीं न पढ़ा है ये। कहीं न कहीं ये पढ़ा है, तो आप उसे एलिमिनेट कर देंगे। जो 2-3 ऑप्शन रहेंगे ना, एलिमिनेट कर देंगे, तो अगर तुक्का भी आप मारेंगे तो 2 ऑप्शन बचेगा, उसमें से 50-50% चांसेस हो जाएँगे सही होने का ना। किसी को भी 100% नहीं आता है। किसी को भी 100% बिल्कुल आंसर नहीं आता है। बस वो लोग आइडिया लगाते हैं कि ये
तो वो नहीं होगा। जैसे मैं बोला ना कि श्रीमती इंदिरा गांधी तो बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि ये आज़ादी के बाद आई थी, काफ़ी लेट में आई थी। इससे पहले ज़रूर कोई ना कोई बन गया होगा। और एनी बेसेंट में भी, क्योंकि समकालीन है ना, श्रीमती मुथुलक्ष्मी रेड्डी और एनी बेसेंट का आई थिंक समकालीन है। तो ये एनी बेसेंट हो सकती थी, परंतु एनी बेसेंट नहीं चुनी गई थी। ओके, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रीमती मुथुलक्ष्मी रेड्डी। ओके, चलिए हमारा अगला प्रश्न है भारत की प्रथम विधवा महिला ना, विधवा महिला, भारत की प्रथम वो महिला कौन थी जो क्या थी? विधवा थी और स्नातक तक यानी कि ग्रेजुएशन तक की शिक्षा प्राप्त की, ग्रेजुएशन तक की शिक्षा प्राप्त की। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा सही होगा ना, कौन सा सही होगा जो ग्रेजुएशन तक की शिक्षा प्राप्त की। तो चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई बिल्कुल नहीं होगा। ओके, रानी लक्ष्मीबाई बिल्कुल नहीं होगा। मीराबाई तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो बहुत पहले, कब, अकबर के समकालीन आई थिंक थी ना ये मीराबाई ना। और बहन सुब्बा लक्ष्मी, इंदिरा गांधी तो काफी बाद में आई थी ना। और इनके पति कौन थे? इंदिरा गांधी के पति का नाम क्या था? सॉरी, नाम भूल रहा हूँ मैं। इंदिरा गांधी के पति का नाम राजीव गांधी, आई थिंक राजीव गांधी नाम था ना। ये जो किसके हैं, राहुल गांधी है ना, इनके पिताजी थे राजीव गांधी। ओके, राजीव गांधी ही थे ना। यस राजीव, यस राजीव, राजीव भाई आपका आंसर सही है, 3। ओके, बहन सुब्बा लक्ष्मी जी, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये क्या थी? एक विधवा थी और इन्होंने स्नातक शिक्षा शिक्षा ग्रहण की। और उसमें की जो इनकी समकालीन महिलाएं थी उनमें से यह प्रथम थी। इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ प्रथम बनने का। हालांकि इनका दुर्भाग्य भी था कि, दुर्भाग्य दुर्भाग्य ये था कि, चलिए दुर्भाग्य नहीं था, इनका सौभाग्य था कि ये बन गई ना। मैं सेंटेंस को बैठा नहीं पाया। ओके, यस संजय गांधी, हाँ, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, संजय गांधी थे ना। ओके, इंदिरा गांधी के पति संजय गांधी थे और आई थिंक राहुल गांधी ये राजीव गांधी के बेटे हैं। ओके, चलिए हमारा अगला प्रश्न है। तो ये बहन सुब्बा लक्ष्मी ना, कंफ्यूज नहीं होना, ये बहन सुब्बा लक्ष्मी थी ऊपर वाली। ओके, और मुथु लक्ष्मी रेड्डी क्या थी? प्रथम वो थी, क्या थी? प्रथम विधायिका थी ना। और कहाँ से? मद्रास, मद्रास प्रेसिडेंसी था ना उस समय। अ, भारत को कई प्रेसिडेंसियों में बांट दिया गया था, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और लास्ट में पंजाब प्रेसिडेंसी भी बनाया गया था ना। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में यह चुनी गई थी विधायिका, इन्हें चुना गया था। ओके, तो याद रखना है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से व्यक्तित्व अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हैं? अलीगढ़ आंदोलन की जुड़े हैं। मैं इसका थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ आपको। आपको याद आ रहा होगा कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय है ना, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना उन्होंने ही किया था। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने ही किया था। आप इसमें से बताइए। पहला ऑप्शन है सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद विद्यासागर, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। चलिए मैं इसको बताने से पहले बता दूं, जो ईश्वर चंद विद्यासागर थे ना, ये किससे जुड़े हैं बताइए? अच्छा, राजा राम मोहन राय, सती प्रथा ना, सती प्रथा के उन्मूलन में इनका काफी ज्यादा योगदान था, काफी ज्यादा योगदान था। इन्हीं राजा राम मोहन राय के ही प्रयासों के कारण सती प्रथा का पर बैन लगा था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 में बैन लगा था। यस रजनी जी, आपका आंसर सही है। और क्या हो जाएगा? सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां इज राइट आंसर। ओके, तो सर सैयद अहमद खां ने ही अलीगढ़ आंदोलन शुरुआत किए थे ना, और इन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना किए थे। चलिए ठीक है, मैं इसको कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, परंतु चलिए एक कुछ बता देता हूँ। ये जो इनकी जो सोच थी ना, ये इंग्लैंड से या यूरोप से पढ़ के आए हुए थे। तो ये जो यहाँ के जो मुस्लिम थे, मुस्लिम समुदाय था, उनको ये क्या चाहते थे? टेक्निकल जानकारी देना चाहते थे। जो आधुनिक आधुनिक शिक्षा था, वो देना चाहते थे। और यहाँ के जो मुस्लिम थे, वो रूढ़िवादी थे। वो अपने जो प्राचीन काल के जो मोहम्मद साहब की जो उनके विचार थे, उसी को वो लोग फॉलो करना चाहते थे। परंतु ये चाहते थे कि क्या हो, उनका सोच में परिवर्तन हो, उनका आधुनिकीकरण हो। ओके, आधुनिकीकरण चाहते थे। इसलिए इनका काफ़ी ज़्यादा यहाँ के जो मुस्लिम थे उनसे विरोधाभास भी उत्पन्न हुआ। एक प्रकार से उनका विचार में मतैक्य नहीं था। मतैक्य उनका यानी कि समझ पा रहे होंगे आप। ओके, चलिए तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। इसका सही आंसर सर सैयद अहमद खां हो जाएगा। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर किससे जुड़े हैं? ईश्वर चंद्र विद्यासागर
विधवा विवाह से जुड़े हैं ना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह से जुड़े हैं, ओके। इन्होंने अपनी अपने बेटे का, हाँ, यस, स्कूल फॉर गर्ल्स, इस गर्ल्स के लिए बहुत सारे स्कूल्स का भी इन्होंने किया था। मैं मुझे इस स्कूल का नाम याद आ रहा है, जैसे बेथुन स्कूल। ये याद रख लेना ना, ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है जिससे पूछा गया था बेथुन स्कूल से कौन जुड़े हैं। हालांकि यूपीपीसीएस में ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछा था, परंतु इसी तरह के ऑप्शंस को, दो तीन ऑप्शन को मिला करके एक क्वेश्चन बना दिया जाता है ना, कि इनमें से कौन 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 सही है, चुनना रहता है, ओके। तो काफी ज्यादा है ना। तो विद्यासागर ने बहुत सारे लड़कियों के गर्ल्स एजुकेशन के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। उन्हीं में से एक बेथुन स्कूल का इन्होंने स्थापना किया था और उसके प्रथम प्राचार्य के रूप में भी नियुक्त हुए। अवैतनिक यानी बिना वेतन के, वेतन भी नहीं लिए थे ना। बेथुन स्कूल, मैं एक बार फिर बताता हूँ, बेथुन स्कूल बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ओके। हर एक एग्जाम से पूछे जाने की संभावना इसकी बनी रहती है। चलिए, तो राजा राम मोहन राय, सती प्रथा से ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, किसे बताया, अभी बताया हूं ना, विधवा विवाह से, ओके। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जानते हैं आप, आजाद हिंद फौज का इन्होंने गठन किया था। कहाँ पे? सिंगापुर में। आजाद हिंद फौज का गठन क्या किए थे? सिंगापुर में किए थे। और बाद में इनका जो मुख्यालय था वो सिंगापुर से रंगून, रंगून यानी कि वर्मा में भी शिफ्ट कर दिए थे ना। चलिए, तो हम, मुझे काफी डिटेल में नहीं जाना है, हम लोग को रिवीजन करना है, काफी ज्यादा प्रश्न आज सॉल्व करना हुआ अभी। और मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था ना, ये काफी एग्जैक्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। आप लोग बताइए इसका जरूर, ओके। अब मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था ना, इलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। कुछ ऑप्शन को हटा दीजिए और दो, अगर दो एक दो ऑप्शन बचता है तो तुक्का ही लगा दीजिए, दो ऑप्शन में ही तुक्का लगा दीजिए। चलिए, अगर नहीं भी आता है तो ना। चलिए, तो आप इसका जवाब मुझे बताइए, मैं 5 सेकंड वेट करता हूँ। चलिए, आप इसका जवाब मुझे कमेंट में दीजिए, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और वन लाइनर में पूछा जा सकता है। यस, रजनी जी, आपका आंसर सही है। आंसर सी, सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने 1906 में, कहां पे? ढाका में। 1906 में ढाका, ढाका कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी है। और बांग्लादेश का जो गीत है ना, राष्ट्रीय गीत, क्या है? हमार सोनार बांग्ला, हमार सोने जैसन बंगाल, की रचना किसने की है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है ना, ये याद रखना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन अधिनायक की भी रचना की है, और बंगाल का जो राष्ट्रीय गान है उसका भी रचना इन्होंने ही किया है। हमार सोनार बांग्ला, हमार सोनार बांग्ला, हमार सोने जैसन बंगाल, ओके। तो याद रखना है, एक प्रश्न के साथ हम लोग कई प्रश्न भी रिवाइज करते चल रहे हैं ना, तो फिर पढ़ते चलना है, और एक एक प्रश्न में जितना भी आता है उसे समेटते चलना है ना। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा? सलीमुल्लाह खां और आगा खां, ओके। तो अब चलिए, गांधी जी तो है नहीं, सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल नहीं, ओके। सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला जिन्होंने स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त की, निम्न में से कौन है? याद रखिएगा, हमने अभी इसके ऊपर जो प्रश्न बताया था वो विधवा महिला थी ना, विधवा महिला थी। उससे पहले भी महिलाएं स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त कर चुकी थी, परंतु विधवा नहीं रहे होंगे, हालांकि, ठीक है। और ये जो ये है ना, अच्छा, एक मैं आपको बात बताता हूँ ना, जो हमारा समाज है ना, जैसे महिला महिला हो गई, अगर उसके पति का देहांत हो गया तो उसे विधवा बुलाने लगते हैं, और भी बहुत सारे पता नहीं कौन कौन से शब्दों का यूज करते हैं। परंतु क्या कभी किसी पुरुष को अगर उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, क्या कोई टैग हमारा समाज देता है? नहीं देता है ना। यानी कि अगर पुरुष की किसी पति पत्नी अगर पत्नी का देहांत होता है तो पुरुष को लोग कुछ भी नहीं आलोचना करते हैं, कोई गलत शब्दों का भी प्रयोग नहीं करते। लेकिन अगर पति का देहांत हो जाता है तो हमारा समाज उस महिला को बहुत प्रताड़ित करता है, बहुत प्रताड़ित करता है, उसे विधवा का टैग देता है, पता नहीं कौन कौन सा और टैग देता है ना। तो बहुत सोच समझ के, ये बहुत खराब लगता है अगर आप लोग के सामने अगर ऐसे शब्दों का यूज करना हो, परंतु हमें पढ़ाना है तो ऐसे शब्दों का यूज करना पड़ रहा है ना। तो समाज में काफी ज्यादा हमें लोग का करना है, हम लोग पढ़े लिखे लड़के हैं तो उसमें परिवर्तन लाना है ना। ओके दोस्त, चलिए, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें? जिन्होंने स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त की वो है इंदिरा गांधी। हाँ, शिक्षा प्राप्त की होंगी, आई डोंट नो, ओके। मतलब इसके इनके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है, इंदिरा गांधी के बारे में। हमें 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 इस प्रश्न का जवाब देना है। तो प्रश्न का जवाब हो जाएगा श्रीमती कादम्बनी गांगुली, श्रीमती कादम्बनी गांगुली, ओके। इन्होंने ही स्नातक तक की शिक्षा पहली बार प्राप्त करने का गौरव प्राप्त किया। इससे पहले जितनी भी महिलाएं थी उन महिलाओं को वहां तक शिक्षा प्राप्त करने का मौका नहीं दिया जाता था, ओके। तो कादम्बनी गांगुली शिक्षा प्राप्त की, ओके। कहां तक? स्नातक तक, ओके। चलिए, हमारा आगे चलते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत किसने किया था? बताइए इसका जवाब, सती प्रथा का अंत किसने किया था? चलिए, तो सती प्रथा का अंत किसने किया था? महात्मा गांधी? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी उस समय थे ही नहीं। और लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी कब थे? 1853 के आसपास थे ना, जब भारत में प्रथम ट्रेन चला था। भारत में प्रथम ट्रेन चला था, और कहाँ से चला था? मुंबई से लेके थाड़े के बीच में चला था। मुंबई से लेके थाड़े के बीच में चला था, 34 किलोमीटर, ओके, 34 किलोमीटर के आसपास चला था, मुंबई से लेके थाड़े के बीच में। तो सबसे सर्वप्रथम ट्रेन तभी चला था ना, ओके। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, सॉरी अभी हमें यही प्रश्न सवाल करना है ना, सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। कब? 1829 में रूल नंबर 17, रूल नंबर 17 एक एक्ट पास हुआ था ना, रूल नंबर 17। राजा राम मोहन राय, नहीं, राजा राम मोहन राय तो ऑप्शन में है ही नहीं। हाँ हाँ, सती प्रथा से वो जुड़े हैं, राजा राम मोहन राय सती प्रथा से जुड़े हैं, परंतु इसका अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था ना, उसको हम मानेंगे, उसने ऑप्शन में जो दिया है उसी को मानेंगे, ओके। हालांकि जो सती प्रथा का अंत करने में बहुत ही बड़ा योगदान इनका भी था, राजा राम मोहन राय का भी था, ओके, लेकिन हमें ऑप्शन में से चूज करना है, तो जो ऑप्शन में क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक है। अगर राजा राम मोहन राय होते तो बिल्कुल हम लोग राजा राम मोहन राय को चुनते। हाँ, तो प्रश्न को भी समझना है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है, और हमें उन्हीं ऑप्शन में से चुनना है, उसी के आधार पे चुनना है। तो यस, और राजीव भाई आपका आंसर सही है, राजा राम मोहन राय बिल्कुल सही है, परंतु हमें ऑप्शन में देखेंगे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही होगा ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक ही होगा 1829 में। और कभी-कभी तो रूल पूछ लेता ना, जैसे एक्ट पास होता है ना, एक्ट, तो आप समझ पा रहे होंगे, तो रूल एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 ऐसे करके होता है, तो उसमें से एक्ट नंबर 17 था, ऐसे भी मैचिंग करने के लिए पूछ लिया जाता है। इट्स ओके राजू भाई, कोई बात नहीं ना। चलिए, तो ठीक है ना, आपको इसका आंसर डायरेक्टली पता था, इसलिए डायरेक्ट राजा राम मोहन राय बोल दिए होंगे, ऑप्शन नहीं देखे होंगे, कोई बात नहीं, और ये तो अच्छा है, ओके। चलिए, हमारा आंसर सही है, क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक ना। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, चलिए इस परिच्छेद को ना, ये मैंने इसमें क्या किया है, एक पैरा लिख दिया है, और उस पैरा में से ही आंसर छाट के हमें बताना है ना। चलिए, इस परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलिए, आप भी पढ़ते जाइएगा ना, लेट नहीं कीजिएगा। देखिए, थियोसोफिकल सोसाइटी क्या था? थियोसोफिकल सोसाइटी, जिसका ध्येय वाक्य क्या था? किदवंतु विश्वम आर्यम, किदवंतु विश्वम आर्यम, यानी कि विश्व के जो समस्त आर्य, आर्य मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, यानी विश्व के जितने भी श्रेष्ठ लोग हैं, यानी कि मानव हैं, वो सब क्या हो जाए? एक हो जाए, उनके में अंदर एकता बन जाए, सब लोग एक हो जाए, ओके। तो किदवंतु विश्वम आर्यम, विश्व के समस्त आर्य एक हो जाओ, और सॉरी हाँ, विश्व के समस्त आर्य एक हो जाओ, यह उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम यानी कि इधर, कहाँ पे? अमेरिका की तरफ ना, विद्वानों द्वारा, उत्तर पश्चिम विद्वानों द्वारा आरंभ की गई भारतीय संस्कृति से उन्होंने इसका प्रेरणा प्राप्त किया था ना, भारतीय संस्कृति और विचारों से ये लोग प्रभावित थे, आप समझ पा रहे होंगे। इस सोसाइटी की स्थापना रूसी जर्मन ना, ये जो फैक्ट बता रहा है ये 100% सही है, हमें उसी में से आंसर छांटना है। इस इस सोसाइटी की स्थापना रूसी जर्मन, कौन? रूसी जर्मन, यानी जो जो रूसी, रूस और जर्मन दोनों के निवासी थे ना, रूसी जर्मन थे, ओके। रूसी जर्मन मैडम ब्लावत्स्की और अमेरिका के एक अधिकारी थे, सैनिक थे, कमांडर थे, कर्नल अर्कार्ड, ओके, कर्नल अर्कार्ड ना, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अर्कार्ड ने मिलकर के 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क अमेरिका में, कहाँ पे? न्यूयॉर्क अमेरिका में इसकी स्थापना किए थे। इसकी स्थापना की थी न्यूयॉर्क में, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी न्यूयॉर्क में ना, तो याद रखना कहाँ पे? न्यूयॉर्क में, ना कि इंडिया में, इंडिया में इसकी स्थापना नहीं हुई है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है ना, वहां पे इसकी स्थापना हुई है, ओके। चलिए, 1842 ईस्वी में इस सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय अडेयार, 1800 कहाँ पे? 1842 ईस्वी में इस सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय, जो कहाँ था पहले? विदेश में था, उसको स्थापना कहाँ कर दिया गया? ला करके भारत में बना दिया गया। अब वो भारत में अडेयार, अडेयार कहाँ पे? मद्रास प्रेसिडेंसी में एक जगह है, उसका नाम क्या है? अडेयार, गांव था एक प्रकार से, अडेयार में इसका मुख्यालय बनाया गया ना, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, यानी कि पूरा जो विश्व था, उसका पूरा विश्व का जो थियोसोफिकल सोसाइटी था, उसका मुख्यालय यहाँ पे बना दिया गया ना, तो ये याद रखना है। चलिए,
तो एक आयरिश महिला कौन थी? एनी बेसेंट। आयरिश मतलब आयरलैंड, आयरलैंड की क्या थी? ये निवासी थी। वो ये महिला जो थी आयरलैंड की निवासी थी और इन्होंने 1800 एनी बेसेंट ने 1888 में इंग्लैंड में इस सोसाइटी की सदस्य बनी। इंग्लैंड में इस सोसाइटी की सदस्य बनी ना। चलिए, तो ये याद रखना, एनी बेसेंट 1888 में इंग्लैंड में इस सोसाइटी की सदस्य बनी और 1893 में भारत आकर बस गए। वो भारत में आकर के आजीवन निवास करने लगी। ओके, ध्यान देना है। तो ये भारत में आ गई इस समय। एनी बेसेंट 1893 में आई। सदस्य पहले वहीं से बन गई थी, परंतु भारत में 1893 में आई ना। और इस संस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया किसने? एनी बेसेंट ने ना, अध्यक्ष। और 1897 में 4 साल बाद इनको क्या बना दिया गया? अध्यक्ष बना दिया गया। किसका? थियोसॉफिकल सोसाइटी की। ओके, चलिए, 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, जो वर्तमान में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना तो एनी बेसेंट ने 1898 में की थी, परंतु 1800 सॉरी 1916 में ना, आई थिंक 1916 में इसका नाम बदल करके किसके द्वारा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे ना, शायद, आई थिंक। मैं नाम भूल रहा हूँ। दीनदयाल उपाध्याय गांधी जी भी उस समय थे, एनी बेसेंट थी, ठीक है। इन्हीं लोगों के सहयोग से उसका नाम चेंज होकर क्या हो गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया ना। ओके, याद रखना है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। चलिए, तो अब याद रखना है आगे चलकर 1916 में हाँ, मदन मोहन मालवीय, सॉरी, मदन मोहन मालवीय थे ना, के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में यह परिवर्तित हो गया। तो ये जो हमने परिच्छेद पढ़ा है, उसी के आधार पे आगे के 5 प्रश्न आएंगे, जिसके जवाब आपको देने होंगे। मैं 10 सेकेंड वेट करूंगा। ओके, मैं 10 सेकेंड वेट करूंगा, उसके बीच में आप हमें जवाब कमेंट करके बताएंगे ना। चलिए, जो मैं हम लोगों ने परिच्छेद पढ़ा है उसी में से। ओके, चलिए, प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? अभी हमने ऊपर परिच्छेद पढ़ा है, उसी में से इसका जवाब दीजिए कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पहला है महात्मा गांधी, कर्नल अर्काट और मैडम ब्लावत्स्की, बाल गंगाधर तिलक और मदन मोहन मालवीय। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं 10 सेकेंड वेट करता हूं आपके जवाब का। ABCD करके भी दे सकते हैं इसका आंसर। ओके, तक में यस मैडम, कौन थी ये? यस रजनी जी, आपका आंसर सही है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया ना, मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट। मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट दोनों लोगों ने मिल करके जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। हालांकि इसकी स्थापना एनी बेसेंट पहले ही कर चुके थे ना, परंतु उसका नाम दूसरा था। उसके बाद वो जाकर के विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया। ओके, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, सही जवाब रजनी जी आपका। ओके, चलिए, इस तरह के प्रश्न जो है ना परिच्छेद में पूछे जाते हैं। ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें से ऐसे दे दिया जाता है, उसमें से आंसर छाट के लिखना रहता है। हालांकि ये 100% फैक्ट था, हमें इस प्रश्न के माध्यम से आपको सिखाना था और खुद सीखना था। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली बस उन्हीं फैक्ट को डाला जिनमें प्रश्न मैं पूछ सकूं ना। वो 100% वो फैक्ट सही भी है ना। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस देश में किया गया था ना? किस देश में किया गया था? मैंने जस्ट इसके ऊपर जब परिचय हम लोग पढ़ रहे थे, कई बार नोटिस किया था कि किस देश में किया गया है। इसका भी जवाब आप मुझे करके बताएं। रूस में, भारत में, चीन में, अमेरिका में। चलिए, तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट करके बताइए, कहां पर किया गया था ना। इसका कहाँ पे किया गया था ना? स्थापना कहाँ किया गया था बताइए।
चलिए अ, तो इसकी स्थापना कहाँ किया गया था? रूस में तो बिल्कुल नहीं किया गया था, हालाँकि रूसी और जर्मन महिला थी ना वो मैडम ब्लावत्स्की, परंतु वो कहाँ पे जाके थे? यस रजनी जी, आपका आंसर सही है। थैंक यू रजनी। हाँ, कोई बात नहीं। कमेंट उनकी इच्छा है, वो करे करे उनको करना चाहिए ना, ताकि इस तरह से जैसे हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ है ना, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, अगर जितने अपने ज्ञानेंद्रियों का हम लोग प्रयोग करेंगे, पढ़ने के लिए हो या किसी भी काम करने के लिए, अगर हम एक ज्ञानेंद्रिय अगर देखने का केवल प्रयोग करेंगे, तो कुछ परसेंटेज क्या होगा, कुछ परसेंट हम लोग सीख पाएँगे। अगर 2 ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करेंगे, तो कुछ अधिक सीख पाएँगे। अगर 3 का प्रयोग करेंगे, तो और ज़्यादा सीख पाएँगे। यानी कि जितने ज्ञानेंद्रियों का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो उतना ही ज़्यादा अधिक से अधिक सीखने की हमारी क्षमता बढ़ती जाती है। अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो फिर अगर कमेंट भी करेंगे, तो उसको आपके अंदर और भी जो फैक्ट है, वो बैठने की अ, बढ़ जाती है, उसकी संभावना बढ़ जाती है। तो आप कमेंट भी करते रहिए, ओके? कमेंट भी करते रहिए और थैंक यू रजनी। ओके, आपका आंसर क्या है? सही है। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? अमेरिका में ना, मैंने अभी बताया था अमेरिका क्या है? एक न्यूयॉर्क शहर है, उस शहर में ही इसकी स्थापना की गई थी। किसने किया था? मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अर्काट के द्वारा 1800 आई थिंक, डेट क्या है? 1875 में की गई थी ना? 1875 में की गई थी, ओके? चलिए, हमारा अगला प्रश्न है किदवंतु विश्वम आर्यम। मैंने इसका कई बार इस प्रश्न को रिपीट किया था, इस फैक्ट को। तो किदवंतु विश्वम आर्यम, विश्व के समस्त आर्य एक हो जाओ, किस संस्था का ध्येय वाक्य है ना, किस संस्था का यह स्लोगन है, किस संस्था का यह स्लोगन है, आप मुझे बताएं। तो आसान है ना, हम लोग ऊपर पढ़ा है जैन धर्म। क्या हम लोगों ने जैन धर्म का एक भी चर्चा किया है? नहीं किया है ना। तो जैन धर्म तो ऐसे नहीं का, बौद्ध धर्म तो बिल्कुल नहीं हुआ, इस्लाम धर्म का बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग उसका जिक्र ही नहीं किया है। अच्छा, एक मैं बात बता दूं ना, ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, इस सोसाइटी की स्थापना इसीलिए की गई थी, जो कि विश्व के जितने भी धर्म है ना, आप देखेंगे हमारे समाज में जितनी भी कभी भी अराजकता फैलता है ना, तो हिंदू मुस्लिम हो जाता है। यानी धर्म को लेकर के ही झगड़ा होता है, अधिकांश झगड़ा जब भी होता है तो धर्म को लेकर ही होता है। तो इन लोगों की थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने का उद्देश्य यही था कि जितने भी धर्म है, सभी धर्मों का हम लोग अच्छी अच्छी बातों को ले लें और लेकर के एक नए धर्म का निर्माण करें, जिसका नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी। और ओके, तो इसीलिए इन्होंने कहा था विश्व के समस्त आर्य एक हो जाओ, यानी कि किंतु विश्वम आर्यम। ओके, चलिए, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। यस रजनी, आपका आंसर सही है। यस यस, अभी मैंने जस्ट ऊपर पढ़ा था, इसको बताया भी था ना। आपका सही जवाब है। ओके, चलिए, हमारा अगला जवाब है, सॉरी, अगला प्रश्न है, इस संस्था का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय। देखिएगा, ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन है ना। ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन है। अगर आप जो तीनों फैक्ट है, हालांकि एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर कोई भी मान लो एक प्रश्न अगर इसमें से 100% आपको पता है, तो कई ऑप्शन कट जाएंगे ना। चलिए, तो पहला है, इस संस्था का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ पे था? अडयार में था। कहाँ पे था? अडयार। अडयार कहाँ पे? मद्रास प्रेसिडेंसी में उस समय था, अडयार में था ना। इस संस्था का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय अडयार में है, मतलब है नहीं, था। ओके। एनी बेसेंट इस संस्था का अध्यक्ष कभी नहीं बनी। मतलब इसे पूछा गया है, इस संस्था का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय अडयार में था। ओके, हमें बताना है इसमें से कौन कौन से सही है, तीनों में से कौन कौन सही है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेगा। एनी बेसेंट इस संस्था का अध्यक्ष कभी नहीं बनी, बिल्कुल नहीं। अभी मैंने ऊपर पढ़ा क्या था? बनी। एनी बेसेंट इसकी क्या बनी थी? अध्यक्ष बनी थी। कब? 1898 में। अच्छा देखिए, दूसरा ऑप्शन तो क्या है? गलत है ना। दूसरा ऑप्शन गलत है, 100% सही है, गलत है। तो इसलिए दूसरा अगर गलत है, तो ऑप्शन ए, इसमें बोला गया केवल एक और दो, दो आ गया ना इसमें, दो तो बिल्कुल आना नहीं चाहिए। तो पहला आ गया और चौथा, दो ऑप्शन कट जाएगा, पहला और चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हम पहले को काट देंगे और चौथे को काट देंगे, तो केवल एक और दो है जो है उसको काट देंगे और चौथे वाले को काट देंगे, बचेगा अंदर का दो ऑप्शन। अगर हाँ, अगर दो ऑप्शन निकल गया, अगर दो ऑप्शन जो बचा है, अगर उन दोनों ऑप्शन में से अगर आप तुक्का भी मारेंगे ना, तो 50-50% संभावना रहेगा कि सही होने का ना। या तो 50% संभावना, या तो सही हो जाएगा या तो गलत हो जाएगा। वो आपका जो प्रोबेबिलिटी है ना सही होने का, वो बढ़ जाएगा ना। तो इस तरह दो ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। तीसरा ऑप्शन ऑप्शन एनी बेसेंट अमेरिका की निवासी थी। एनी बेसेंट अमेरिका की निवासी थी,
मैंने अभी जस्ट ऊपर जब प्रश्न बता रहा था ना, जब हम लोग वो पैसेज पढ़ रहे थे, उसमें मैंने जिक्र किया था ना कि एनी बेसेंट क्या थी? आयरिश महिला थी। आयरिश, आयरिश मतलब आयरलैंड की निवासी। आयरलैंड कहाँ पे? ब्रिटेन के पास एक टापू है ना। ओके, तो आयरलैंड की यह निवासी थी, तो ये सही है। सॉरी, तीसरा हमारा क्या है? गलत है। तो इस तरह से हमारा केवल ऑप्शन एक सही है, तो इस तरह से हमारा सी, सी मतलब वन, सॉरी केवल एक सही हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो इस तरह से हम अपने प्रश्न को आसानी से एलिमिनेट करके लगा सकते हैं, अगर कोई भी एक 100% सही हो तो। ओके, चलिए हमारा अगला प्रश्न है। अब मैं आपको बता दूं, जो ये प्रश्न है ना, ये प्रश्न जो अभी पेट का एग्जाम होता है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट ना, पेट, पीईटी, पेट का एग्जाम होता है ना, उस तरह से इस इन जो मैं ये प्रश्न सॉल्व करा रहा हूँ, इन प्रश्न में से आप डायरेक्टली देखेंगे बहुत सारे प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे। अभी जस्ट होगा ना, जुलाई अप्रैल या जून जुलाई के आसपास इसका मतलब फॉर्म आएगा, उसमें एग्जाम इसका होगा। जो उसमें देखेंगे डायरेक्टली इसमें से एग्जाम पूछे, प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने खुद किताब पढ़ा है, उस किताब में से ऐसे चैप्टर वाइज मैंने इस प्रश्न को सेट करके आप लोगों के सामने शेयर किया है, ताकि ऐसे एक, अब अगर आप कोई चैप्टर एक पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर का प्रश्न इसमें सॉल्व कर लें। ओके, चलिए, तो आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि हमारे मेरा जो ये प्रश्न है ना, एक किनारे से शुरू हुआ है। अगर किसी टॉपिक को है तो उसी टॉपिक से रिलेटेड कई सारे प्रश्न मैंने इसमें शेयर किया है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? यस राजीव जी, आपका आंसर सही है ना, आंसर सी। ओके, आंसर सी इज राइट आंसर। ओके, एनी बेसेंट बिल्कुल नहीं, एनी बेसेंट बिल्कुल नहीं स्थापना की थी उन्होंने। तो 1893 में तो आई थिंक इसकी सदस्य बनी थी ना, और 1898 में इसकी अध्यक्ष बनी थी। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये? ए तो बिल्कुल नहीं होगा। मदन मोहन मालवीय, बिल्कुल नहीं होगा ना, मदन मोहन मालवीय, क्यों? ठीक है। कर्नल अर्काट और मैडम ब्लावत्स्की, आप देखते हैं इसको, इसका क्या होंगे, करेंगे, जवाब दे दिए होंगे आई थिंक। ओके, तो कर्नल अर्काट और मैडम ब्लावत्स्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किए थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किए थे। और महात्मा गांधी तो बिल्कुल नहीं ना, महात्मा गांधी तो काफी बाद में आएंगे। आप देख पा रहे हो कि हम लोग एक प्रश्न के माध्यम से ही कई सारे प्रश्न का भी डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, अगर आप भी कभी पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े होंगे, अगर आपके सामने से गुजर रहा है, तो हमने कई चीज हमें सीखने का मिल जा रहा है ना। तो आप एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, जो उपरोक्त उपरोक्त जो मैंने परिच्छेद दिया था ना, उपरोक्त परिच्छेद जो मैंने ऊपर परिच्छेद दिया था, उस परिच्छेद के सभी जवाब क्या हो गए? प्रश्न समाप्त हो गए। ओके, अब हमें आगे नीचे अब कोई दूसरा टॉपिक शुरू होगा। ओके, यस रजनी जी, आपका आंसर सही है, आंसर सी इज राइट आंसर। ओके, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, अब हमारा दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, ऊपर का जो परिच्छेद था उसका प्रश्न समाप्त हो गया। प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने बंगाल के राष्ट्रीय जागरण का आध्यात्मिक पिता, सुभाष चंद्र बोस ने बंगाल के सुभाष चंद्र बोस ने बंगाल के राष्ट्रीय जागरण का आध्यात्मिक पिता किसे कहा था? ध्यान दीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी कहे हैं, और क्या कहे हैं कि बंगाल में जो राष्ट्रीय जागरण है ना, उसके पिताजी हैं, वो क्या है? पिता हैं। और किन्हें कहा था वो? किसने कहा था? किसे कहा था, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने किसे कहा था, इंगित करके। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और सुभाष चंद्र बोस के भी समकालीन थे। तो ये गलत है ना, ये नहीं है। ओके, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती तो बहुत पहले ही, आई थिंक 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी ना, दयानंद सरस्वती। ओके, ये 1875 नहीं, आई थिंक 1875 या 1775। हम्म, नहीं, ठीक है, आप आंसर अपने अपने अनुसार दीजिएगा। ओके, ये जो परसेंटेज वाला है, ये मैं अपने खुद के चैनल से इसे कर रहा हूँ ना। कल मैं किसी दूसरे चैनल से उस पे, किसी दूसरे के चैनल से मैं प्रश्न सॉल्व करा रहा था, उसमें ऑप्शन नहीं लगा हुआ था, परंतु जो उसमें था ना, वो प्रश्न कल वहीं तक समाप्त हो गया, उसके नीचे प्रश्न आ ही नहीं रहा था, उसके नीचे प्रश्न स्क्रॉल करने पे आ ही नहीं रहा था। इसलिए मुझे खुद अपने चैनल पे ही प्रश्न सॉल्व कराना पड़ रहा है। ये मैंने सेट नहीं किया है, ये आप लोग जो टाइप किए हैं, ओके, वो इसलिए परसेंटेज दिखा रहा है कि कौन कितना परसेंट प्रश्न का आंसर दिया है। तो अगर आप भी इसमें से कोई प्रश्न चुनी होंगी, रजनी जी, जैसे स्वामी विवेकानंद को तीन लोगों ने चुना है इस ऑप्शन को, और एक ऑप्शन को एक लोगों ने चुना है।
तो ये प्रश्न आप ही लोगों ने इसका चुना है, ठीक है? ये मैं खुद अपने चैनल से कर रहा हूँ। तो हो सकता है आपका जवाब गलत भी हो, सही भी हो। आप इसमें से चुनी है, हो सकता हो ये ह्यूमन एरर है, कोई भी देख के चुन सकता है। ओके, चलिए। तो ये किससे कहा था? स्वामी विवेकानंद जी को कहा था ना, स्वामी विवेकानंद जी को कहा था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। कहा था कि क्या है? वो आध्यात्मिक पिता है बंगाल के, जो जागरण था ना, राष्ट्रीय जागरण, उसके आध्यात्मिक पिता है। तो इन्होंने कहा, किसे कहा था? स्वामी विवेकानंद जी को कहा था, ठीक है ना? याद रखना है, स्वामी विवेकानंद जी को कहा था। और दयानंद सरस्वती जी कहाँ पे? गुजरात से, आई थिंक, यस, गुजरात के आसपास से, वो पश्चिमी भारत में, जो पश्चिमी भारत है ना, महाराष्ट्र वाला रीजन, वहां पर ये काफी फेमस थे, काफी फेमस थे। तो ये ठीक है, याद रखना है यहाँ पे। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, इस भारतीय ने शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद, वो भारतीय कौन है? ओके, किस भारतीय ने शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद 1893 में भाग लिया था? 1893 में भाग लिया था। ओके, कोई बात नहीं रजनी जी ना। देखिए, विश्व धर्म संसद 1893 में भाग लिया था, वो कौन से व्यक्तित्व हैं? मुझे लगता है ये काफी फेमस है ना। अ, आप इसी से बताइए मुझे। स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी, राम कृष्ण परमहंस। ओके, तो इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा? ओके, चलिए आप मुझे बताइए। स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन का शुरुआत किए थे ना सुभाष चंद्र बोस जी, नहीं, स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, तो इसमें से बताइए कौन सा सही है? 1893 में जो अमेरिका में ना एक विश्व धर्म संसद हुआ था, जिसमें विश्व के बहुत सारे धर्मों के लोग आकर के वहां पे अपनी बातों को रख रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे। तो उन्हीं में, उस धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद जी भी गए थे। स्वामी विवेकानंद जी भी उस विश्व धर्म संसद में गए थे और वहां पे जाकर के उन्होंने अपना स्पीच दिया था, जिससे ब्रिटिशर्स के, सॉरी, अमेरिकी के साथ साथ विश्व के बहुत सारे कोने में ये क्या हुआ, बहुत फेमस हो गए थे अपनी बातों को लेकर के। ओके, अपनी बात को जो वहां पे रखे थे ना पॉइंट, उस पॉइंट्स के कारण ये बहुत ज्यादा प्रचलित हो गए, फेमस हो गए थे ना। आप मुझे बताएंगे क्या बोले थे ये? अब बोले थे जैसे कि जो कोई भी धर्म ना, वो अपनी धर्म को कभी ऊंचा दिखाने के लिए किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का इजाज़त बिल्कुल नहीं देता है। अगर ऐसा करता है, अपने धर्म को ऊँचा दिखाने के लिए किसी दूसरे के धर्म को नीचा दिखाता है, तो इसका मतलब वो अपने धर्म की ही क्या कर रहा है? बुराई कर रहा है। अपने धर्म को ही नीचा कर रहा है, क्योंकि किसी का धर्म किसी को गलत नहीं सिखाता है, ना ही कभी किसी को गलत करने का इजाज़त देता है। ओके? धर्म वही है जिसे हम लोग क्या करते हैं? धारण करते हैं ना। धर्म धर्म का उत्पत्ति जो है ध्री धातु से उत्पत्ति हुआ है ना। धर्म का उत्पत्ति ध्री ध्री धातु से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ होता है धारण करना। धर्म वही है जिसे हम लोग क्या कर सके? धारण कर सके ना। यस रजनी जी, आपका आंसर सही है। ओके, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद जी थे ना। ओके, और इन्होंने एक और वाक्य बोला था कि जब तक दीन दुखियों का इनका सेवा करना ही नर सेवा ही नारायण है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। इनका यह ध्येय वाक्य था, बहुत ही काफी फेमस है ना, युवाओं में काफी प्रचलित है, स्वामी विवेकानंद। ठीक? ओके, ओके रजनी जी, कोई बात नहीं ना। अब बाद में आप देखिए, अगर ऐसा कोई बात है ना, तो आप प्ले स्पीड 1.50 या 1.25 या 1.50 प्ले स्पीड बढ़ा करके या दोगुना करके ना, कभी भी इस तरह से, अगर मान लो जैसे ये क्विज है, आपको बस काफी इजी भी है क्विज है और कठिन भी है। अगर पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े होंगे तो कठिन भी लगेगा, और इस तरह से इजी है। तो आप प्ले स्पीड जब भी देखिए तो बढ़ा लीजिए, 1.5, 1.250, 1.50, या अपनी सुविधा अनुसार दोगुना भी कर सकते हैं ना। तो इस तरह से आपका टाइम भी बचत होगा और जल्दी जल्दी में क्या हुआ, रिवाइज भी हो जाएगा। हालांकि अगर पहली बार कोई इस तरह का जो प्रश्न है देखेगा, तो उसके लिए स्पीड बढ़ा के समझ नहीं आएगा। परंतु अगर आप कई बार इस प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं, जल्दी जल्दी प्रश्न कर सकते हैं, तो आप इसे ऑफलाइन भी करके देख सकते हैं ना। जिससे क्या होगा, प्ले स्पीड आप बढ़ा लीजिएगा, समय का बचत होगा। ओके, चलिए, और ठीक है रजनी जी, आप बाद में देख लीजिएगा इस क्लास को ना। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, परमहंस मिशन, जो परमहंस मिशन है उसकी स्थापना किसने किया था? परमहंस मिशन, बताइए, काफी फेमस है ना ये भी। परमहंस कौन थे? स्वामी विवेकानंद के जी के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद के क्या थे? ये गुरु थे। कौन? स्वामी विवेकानंद के गुरु परमहंस जी थे। उन्हीं के नाम पर परमहंस मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। ओके, जिसका काम क्या था? लोगों की सेवा करना। जैसे
मान लीजिए जैसे कहीं पे भूकंप आ गया, भूखमरी फैल गया है, सूखा आ गया है, बाढ़ आ गया है, तो उसमें ये लोग जा करके बढ़-चढ़ के समाज के अन्य हिस्सों में वहाँ पे जाकर के उन लोगों का सेवा करते थे ना, क्या करते थे? सेवा करते थे, ओके? वहाँ पे जाकर के सेवा करते थे। चलिए, तो इसी के लिए ही परमहंस मिशन की स्थापना की गई थी। अच्छा देखिए जो हमारे सिख समुदाय में ना सिख धर्म में रजनी जी आप चाहें तो पहले जो इसका है ना वीडियो क्वालिटी 144 कर लीजिए। हो सकता है तो नेट थोड़ा बहुत कम खींचेगा ना। मुझे लगता है आपको 144 कर लेना चाहिए। काफ़ी मेरे आवाज़ से भी आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। जैसी आपकी इच्छा, ना? चलिए ओके, देखिए तो परमहंस मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था ना। मैं आपको बता दूँ जैसे सिख धर्म में जैसे है ना, सिख धर्म में लंगर की व्यवस्था लंगर, लंगर खिलाया जाता है ना। हालाँकि सिख धर्म की स्थापना तो इससे पहले हो चुकी थी ना। ये तो 1872-73 की बात है और सिख धर्म की स्थापना तो अकबर के समय ही हो गया था ना। अकबर के समय यस बाबर के समय हो गया था और बाबर बाबर था ना वो ठीक है, बाबर के समय ही सिख धर्म का स्थापना हो चुका था। सिख धर्म का मान सकते हैं कि परमहंस मिशन उससे सीखा है ना। मैं गलत जा रहा था। ओके, तो ये हो गया स्वामी विवेकानंद, ठीक है? चलिए, हमारा अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद जी को विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था? यानी स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था? सर्वप्रथम किसने उन्हें विवेकानंद का नाम दिया? ओके, चलिए, तो ये बताइए खेतड़ी के महाराजा ओके, चलिए अ, ठीक है, अपनी दीदी को मेरे तरफ से धन्यवाद बोल दीजिएगा, ना? चलिए देखिए ये खेतड़ी के महाराजा स्वामी विवेकानंद जी को ना विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था? सर्वप्रथम किसने बुलाया था? तो ये है खेतड़ी के महाराजा, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इसमें से कौन है? अ, आप इसमें से एलिमिनेट भी कर सकते हैं ना 1-2-3 1-2-3 इनमें से कोई कर सकते हैं ना। तो एलिमिनेट ही कर लीजिए और इसका कोई एक ऑप्शन मुझे चूज़ करके कमेंट में ए, बी, सी, डी करके जवाब दीजिए। हाँ, चलिए बताइए इसका कौन-सा जवाब सही होगा? देखिए मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ ना, स्वामी विवेकानंद कहाँ पे गए थे? विश्व धर्म संसद जब अमेरिका में इसका आयोजन किया जा रहा था, कहाँ पे? अमेरिका में, तो वहाँ पे वो गए थे। जब वहाँ से रिटर्न आए ना, यस खेतड़ी के महाराजा सही है ना? अगर आप देख के इसमें महात्मा गांधी भी महात्मा गांधी पर भी टिक लगा है। अगर आप नकल करते तो गलत हो जाता ना। तो किसने किया था? खेतड़ी के महाराजा, खेतड़ी के महाराजा जब स्वामी विवेकानंद जी वहाँ से जब यहाँ पे इंडिया में आए तो काफ़ी फेमस हो गए थे ना, काफ़ी फेमस हो गए थे। उनका स्वागत करने के लिए जो खेतड़ी के महाराजा थे आई थिंक खेतड़ी बिहार में शायद है ना। मैं भूल रहा हूँ कहाँ खेतड़ी कहाँ पे है ना, एक स्थान है उसका नाम है, ओके? वहाँ के जो राजा थे उन्होंने ही उन्हें विवेकानंद की उपाधि दिया था। विवेकानंद की उपाधि दिया था, तो ये हो जाएगा हमारा सही जवाब खेतड़ी के महाराजा, ओके? चलिए, तो महात्मा गांधी तो बिल्कुल नहीं होगा ना और सुभाष चंद्र बोस अच्छा एक चीज़ बताइए जो ये स्वामी विवेकानंद थे ना, इनका 1904-5 के आसपास इनका देहांत भी हो गया था ना? काफ़ी कम उम्र में ही आई थिंक 35 या 45 साल की उम्र में ही इनका देहांत हो गया था, ना? चलिए, हालाँकि गांधी जी भी उसमें उनका जन्म हो गया था, गांधी जी उस समय कहाँ पे थे? साउथ अफ्रीका में थे, साउथ अफ्रीका में थे और वहाँ पे जो आंदोलन था, श्वेत आंदोलन उसमें उसका क्या कर रहे थे? अगवानी कर रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ना? चलिए, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त, शंकर, ईश्वरचंद विद्यासागर और नागरकर। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? यानी कि स्वामी विवेकानंद जी का नाम क्या था? मूल नाम क्या था? ना? चलिए बताइए स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त, शंकर, ईश्वरचंद विद्यासागर और नागरकर। नागरकर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शंकर किसका नाम था? शंकर आई थिंक दयानंद सरस्वती जी का नाम था ना शंकर। शंकर किसका नाम था? दयानंद सरस्वती सरस्वती जी का नाम था। ओके, मूल नाम था। ईश्वरचंद विद्यासागर इनका तो नाम ही मैंने बोल दिया ईश्वरचंद विद्यासागर और नागरकर क्या थे?
नागरकर आई थिंक आरएसएस की स्थापना हुआ था ना, उसमें से शायद एक थे। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? नरेंद्र नाथ दत्त। ये किसका नाम था? स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था। बाद में इनका जब वो खेचड़े